नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पहली बार चुनाव की तैयारी पर चर्चा करने पहुंचने वाले हैं। वो गोरखपुर, बांसगांव और संत कबीर नगर लोकसभा सीट की चुनाव संचालन समिति के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान तीनों प्रत्याशी सांसद रवि किशन गोरखपुर से, कमलेश पासवान बांसगांव और प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री चुनाव संचालन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। तो आचार संहिता लगने के बाद पहली बार ये मौका आ रहा है जब गोरखपुर पहुंचेंगे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान चुनाव संचालन समिति की बैठक में वो शिरकत भी करेंगे और 3 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गोरखपुर, बांसगांव, इन दोनों ही जगहों के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। तमाम जो पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है वो भी इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और आज जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे, तो वो आज मथुरा दौरे पर भी जाएंगे, जहां वो सम्मेलन करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं, उनके नामांकन के दौरान उस पूरे कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसके बारे में जानकारी भी हासिल करते हुए वो नजर आएंगे। धनेश गोरखपुर से इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, देखिए, सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आचार संहिता लगने के बाद पहली बार गोरखपुर में आने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम उनके वहां पे निर्धारित हैं? जो है आज आचार संहिता लगने के बाद पहली बार गोरखपुर आगमन होगा और आगमन के दौरान अगर स्टार प्रचारकों में देखा जाए तो सीएम योगी भी स्टार प्रचारकों में से सीएम योगी आदित्यनाथ में खुद है और लगातार भ्रमण कर रहे हैं। नामांकन जो पहली प्रक्रिया जो है चुनाव के नामांकन का, अगर बात की जाए तो पहली प्रक्रिया जो है जो हिस्सा ले रहे हैं, लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो आज सबसे लास्ट में चरण में 7वें चरण में गोरखपुर में लोकसभा का जो है नामांकन और वोटिंग होनी है। और बात की जाए तो आज गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ 2 बजे बाद गोकुल और कृषि भवन यहाँ पे पहुंचेंगे और समीक्षा बैठक करेंगे। चुनाव को लेकर जो है 3 लोकसभा सीटों पर संत कबीर नगर सदर, गोरखपुर सदर संत कबीर नगर और 2 लोकसभा क्षेत्रों के जो पदाधिकारी रहेंगे वो अतिथि भवन में पहुंचेंगे। उससे एक का मंत्र चाय करेंगे। लगभग पहले से पार की बात की जा रही थी कि अपनी बात 400 पार, तो 400 पार को लेकर जो है लगातार बैठकें की जा रही है। कहीं न कहीं कुछ कमियां जो रह जाए उसको भी कमी की पूरी की जाए। सभी पदाधिकारी और जो है लोकसभा के जो प्रत्याशी है खुद वही मौजूद रहेंगे बैठक में। सभी से चर्चाएं होगी, क्या कहीं व्यक्तिगत सारी बातों पर एक चर्चा होगी, कहीं से भी कोई मीटिंग न रह। बिल्कुल ठीक है। देखिए धनेश, चुनाव का माहौल इस वक्त पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, रैलियों के जरिए लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने गढ़ में मौजूद रहेंगे और चुनाव संचालन समिति की बैठक में शिरकत करेंगे। इस बैठक में उनके अलावा और कौन कौन मौजूद रहने वाला है और किस तरीके से क्या कुछ दिशा निर्देश आज इस बैठक के दौरान दिए जा सकते हैं? बांसगांव और जो है संत कबीर नगर जो तीनों प्रत्याशी हैं, सदस्य रवि किशन और लोकसभा बांसगांव से कमलेश पासवान और संत कबीर नगर से जो है कैबिनेट मिनिस्टर के लड़के जो है प्रवीण निषाद खुद मौके पर मौजूद रहेंगे, ताकि जो वहाँ जो सभी तीनों क्षेत्र के लोग जो है पदाधिकारी रहेंगे, सभी कार्यकर्तागण रहेंगे, सभी से बातचीत होगी। 2 बजे बैठक चालू होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसमें मौके पर रहेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे कि कहीं से कोई भी कमियां न रह जाए। बल्कि अंतिम चरण में यहाँ पे चुनाव होने, लेकिन अभी जो तैयारियां पूरी जोरों शोर पे चल रही है। सीएम योगी की समीक्षा बैठक सभी जितने भी पूर्वांचल के जितने भी सीटों पे सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पे जा रहे हैं, सभी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में कुछ जो है प्रत्याशी खुद बैठ रहे हैं और उनसे बात की जा रही है, कहाँ कभी देखिए उसको पूरा किया जाए, किसी भी प्रकार से कोई भी चूक ना हो जाए। वो 400 पार की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं से कहीं चूक ना हो जाए। 400 पार की जो बात कही जा रही है, एक बार फिर मोदी सरकार, तो इसमें विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हर एक नेता कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही पूर्वांचल को जो तमाम साधने की कोशिश है वो भी अब सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, अगर हम 2019 की बात करें तो पूर्वांचल की तकरीबन 4 सीटों पर बीजेपी को खासा नुकसान देखने को मिला था। इस बार की मौजूदा स्थिति देखकर क्या लगता है धनेश कि ये जो 4 सीटें बीजेपी ने हारी थी, क्या इस बार ये 4 सीटें भी इनकी झोली में आने वाली हैं? तो भी खासकर ध्यान देना सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहाँ के सभी जो प्रत्याशी उनसे बात कर रहे हैं। चुनाव के घोषणा पहले ही सभी को बैठक करते थे। मंडी गोरखनाथ मंडी में भी बैठकें की जाती थी। जो प्रत्याशी है उनके क्षेत्रों में जाके भी लगातार भ्रमण कर रहे थे। इसमें कहीं ना कहीं जो बात की जाए, आपको बता दें, मैंने पहले भी कहा कि 400 पार की जो लक्ष्य है, कहीं ना कहीं से देखा जाए तो सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील हैं। और बात की जाए जो यूपी में, पूरे यूपी पूर्वांचल में जो विकास की बात कही जाए, कहीं ना कहीं सड़कों का महाजाल है, मेडिकल कॉलेज और ये सारी चीजें सुविधाएं जो मिली है लोगों को। राशन सबसे बड़ी बात जो है, अंत्योदय योजना जो है, तो राशन जो है ये हर गरीब बच्चे तक जो राशन जाने की बात है वो कहीं ना कहीं प्लस कर रहा है। जो गरीबों को आवास जो है और जो ये आयुष्मान कार्ड, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी को प्लस कर रही है, कहीं ना कहीं सारी लोगों को कड़ियाँ जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सारी बातों पर ध्यान दें और सभी प्रत्याशियों को लेकर है, कहीं अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील है, कहीं अगर दिक्कतें होती है तो उनसे बताएं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद धनेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कड़ी प्लानिंग कर रही है। पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साधने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। वही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश के अनुसार नेता और कार्यकर्ता 2 महीने में 2 करोड़ पीडीए परिवारों से संपर्क साधेंगे और उनसे सामाजिक न्याय और आरक्षण के बारे में भी खुलकर चर्चा करेंगे। साथ ही इन परिवारों के सामने आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी और इनके दुष्प्रभावों का भी खुलासा किया जाएगा। पार्टी की रणनीति के मुताबिक सपा ने बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए पूरा एक प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें पीडीए का नारा लेकर लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। और इसी पीडीए के नारे पर काम करते हुए अब समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो 2 करोड़ परिवारों से संपर्क स्थापित करेंगे। और साथ ही किस तरीके से इन 10 सालों में पीडीए को दरकिनार करने का काम बीजेपी ने किया है, इस मुद्दे पर मुखर होकर अब अखिलेश यादव जनता के बीच जाएंगे। तो क्या पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी की नैया पार होगी या नहीं होगी? बहरहाल ये बहुत बात का सवाल है, लेकिन मौजूदा वक्त में सवाल ये है कि पीडीए को आगे बढ़ाने की जिस रणनीति पर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक जैसी साबित हो सकती है? अगर हम बीते कुछ दिनों पर गौर करें तो समाजवादी पार्टी के पीडीए पर लगातार एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव के साथ उनके करीबियों का साथ छूटता जा रहा है, पल्लवी पटेल उनसे अलग हुई, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पीडीए को एक तगड़ा डेंट तो लगा है। लेकिन अब उसी पीडीए को और मजबूती से धार देने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी 2 करोड़ घरों में जाकर पीडीए के नारे को बुलंद करते हुए नजर आने वाले हैं। तो बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करेंगे अखिलेश यादव, जिसके लिए अखिलेश यादव ने अपने हर एक कार्यकर्ता पदाधिकारी को पीडीए की रणनीति पर काम करने के लिए सख्त हिदायत दी और एक प्लान भी तैयार कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से हमारे सहयोगी राजन सोनकर जुड़ चुके हैं। राजन, देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए के नारे को बुलंद करते हुए नजर आते हैं। वहीं अब अखिलेश यादव और उनके जो तमाम कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक नया लक्ष्य स्थापित किया है कि वो 2 करोड़ परिवारों से संपर्क स्थापित करेंगे और पीडीए के नारे को बुलंद करेंगे। तो क्या अखिलेश यादव की ये जो पीडीए को साधने की रणनीति है, ये 24 में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए, इसके लिए जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ में लगातार बैठक की और आज
और आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो भी जारी कर दिए हैं कि जी। पीडीए के नारे को भी बुलंद किया जाएगा और जो उनकी प्राथमिकता है उसके बारे भी आम जन को जो है घर घर जाके बताएगा। वहीं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट इस समय बेहद दिलचस्प हो गई है क्योंकि मेरठ हापुड़ लोकसभा चुनाव अदला बदली का दौर जारी है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अब से पहले दो प्रत्याशियों के जो नामांकन है वो खारिज कर दिए हैं, यानी कि उनका टिकट जो है कैंसिल कर दिया है और आज सुनीता वर्मा यानी कि पूर्व विधायक हस्तिनापुर से योगेश वर्मा रहे, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। तो वही योगेश वर्मा अभी और सुनीता वर्मा लखनऊ से रवाना हो गए हैं और माना जा रहा है कि दोपहर तक वो नामांकन करने मेरठ में आएंगे और मेरठ कचहरी में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे क्योंकि दूसरे चरण का जो चुनाव है उसकी आज नामांकन के अंतिम दिन है क्योंकि आज 4 अप्रैल है, तो आज नामांकन का अंतिम दिन है। अच्छा ठीक तो है, लेकिन राजन देखिए समाजवादी पार्टी में आखिर इतनी कंफ्यूजन क्यों है? मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदला, रामपुर में भी अचानक से प्रत्याशी बदला, अब मेरठ में भी लगातार देख रहे हैं प्रत्याशियों के बदलने का दौर जारी है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मेरठ सीट की बात करूं तो मेरठ में अब तक भानु प्रताप का भारी टिकट हुआ था क्योंकि बाहर के वो व्यक्ति थे, बागपत के वो रहने वाले थे, अधिवक्ता हैं सीनियर, तो उनका यहाँ के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध किया था कि भारी व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है, हम इतने समय से पार्टी के लिए जो है काम कर रहे हैं तो हमें एक बार भी मौका नहीं दिया गया। इसी को लेकर योगेश वर्मा और समाजवादी पार्टी के सरदना विधायक अतुल प्रधान लखनऊ में डेरा डाले हुए थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। उसके बाद में टिकट की जो जानकारी मिली वो अतुल प्रधान को टिकट दे दिया गया, उन्होंने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया कल। वहीं आज जब सुबह होती है तो एक नए सवेरे के साथ में एक नए बदलाव होता है समाजवादी पार्टी में, जो मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से अतुल प्रधान का टिकट काटने के बाद में अब सुनीता वर्मा का टिकट हो गया। तो कहीं ना लेकिन देखिए राजन, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पहले प्रत्याशी का ऐलान करती है फिर टिकट किसी और को देती है, ऐसे में अब जब अंतरकला होगी तो क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती नहीं बन सकती है क्या? अब इन नेताओं को साधेगी कैसे समाजवादी पार्टी? बिल्कुल मुस्कान, देखिए अब से पहले केशव प्रसाद मौर्य आए थे नामांकन कराने, अनूप गोविल का जो भाजपा प्रत्याशी है मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से, उन्होंने भी इस बात पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने भी यही कहा कि समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए क्योंकि अदला बदली नाम रख लेना चाहिए। वो कोई अपना कैंडिडेट चुन ही नहीं पा रही है, लगातार कभी किसी को टिकट देती है तो कभी किसी का कैंसिल कर देती है। तो इस पर भी बड़ा बयान केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम आए थे यहाँ पर, वो भी यही बात कहकर गए। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ताओं थे, वो बैठकर अपनी मीटिंग कर रहे हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि आखिर जनता को किस तरीके से साधने की कोशिश की जाएगी और अपनी जो जमीनी मुद्दे हैं उसको किस तरीके से काम किया जाएगा, इसके लिए भी आगे की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन अभी बेहद जरूरी है कि दोपहर लगभग 1 या 2 बजे के आसपास सुनीता वर्मा मेरठ आकर अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करेंगी और उसके बाद में आगे की रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि 4 अप्रैल का दिन है, तो 4 अप्रैल ये वो दिन है जो दूसरे चरण के चुनाव का अंतिम दिन है नामांकन पत्र दाखिल करने का। तो ये बेहद दिलचस्प। बिल्कुल, देखिए राजन, आज आपने भी जिक्र किया कि अटकलें हैं, 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नए प्रत्याशी सुनीता वर्मा नामांकन पर्चा भर सकती हैं। जब वो नामांकन पर्चा भरने कार्यालय पहुंचेंगे तो उनके साथ समाजवादी पार्टी का कौन कौन सा कद्दावर नेता मौजूद रहेगा? देखिए, बिल्कुल नाराजगी कहीं ना कहीं अतुल प्रधान को भी होगी क्योंकि टिकट मिलने के बाद में उनका टिकट कैंसिल कर दिया गया है और भानु प्रताप भी कहीं ना कहीं नाराज होंगे। लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो फैसला है वो स्वीकार किया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के हितों के लिए और मेरठ और हापुड़ लोकसभा सीट के विकास के लिए और इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगाएंगे, चाहे वो टिकट को लेकर नाराजगी क्यों ना हो। तो वहीं आज नामांकन पत्र में अब देखना यह होगा कि कौन कौन नेता और कौन कौन पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल कचहरी के आसपास, कलेक्ट्रेट के आसपास बढ़ा दी गई है और माना जा रहा है कि भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी वो पहुंचेंगे और बाकी देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन कौन पदाधिकारी इस नामांकन पत्र दाखिल करने में